अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद होंगे एहतशामुल हक साहब भी। नाजरीन, मुल्की सियासी बहरान है कि हल होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि हम देख रहे हैं कि सियासी बहरान तशवीशनाक हद तक खतरनाक होता दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता रोज़ नाजरीन हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से एक इंटरव्यू में एक मुतनाज़ बयान दिया गया, जिसके बाद हमने देखा कि सियासी जमातों की जानिब से इस हवाले से सख्त रद्द अमल दिया गया और इसके साथ साथ इमरान खान के खिलाफ बगावत के मुकदमे के इंदराज के लिए हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। इसके साथ साथ ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से इमरान खान साहब का जो असलहा जो उनके लॉन्ग मार्च के अंदर असलहा होने के एतराफ़ और फिर वज़ीर आला KP की जानिब से जो बयान दिया गया था कि हम सूबे की फोर्स इस्तेमाल करेंगे, इस पर ऑलरेडी हुकूमत की जानिब से कार्रवाई का फैसला किया गया। फिर गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब की जानिब से एक और मुतनाज़ बयान दिया गया। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि सियासतदानों की जानिब से या फिर एक पॉपुलर सियासी जमात के लीडर की जानिब से इस तरह के गैर संजीदा बयानात ये मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, इस पर ज़रा आज डिबेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने क्या कहा। तो जनाब, ये मुतनाज़ बयान दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से, जिस पर कहा गया है हुकूमत की जानिब से कि उनके खिलाफ बगावत के मुकदमे का इंदराज किया जाएगा। कुछ दीगर लीगल मामलात भी हैं जिन पर आज प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे और इसी सब पर बात करने के लिए जो पार्टिसिपेंट ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब ने, PMLN के सीनियर लीडर हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल क़य्यूम साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब भी एज ऑलवेज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसके साथ साथ सीनियर कानूनदान हैं राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास साहब आपके वक्त का भी। लेकिन अभी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड शेख उस्मानी साहब ने, उनसे ज़रा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, फिर दीगर पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी आएंगे। जस्टिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की जानिब से ये जो मुतनाज़ बयान दिया गया, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसला ना किया तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो सकते हैं, इन लोगों को इक़्तिदार से ना निकाला गया तो फिर जो हमारे न्यूक्लियर एसिड्स हैं वो हमसे छीन जाएंगे। इस पर हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बगावत के मुकदमे का इंदराज किया जाएगा। तो इस तरह के बयानात पर आपको लगता है कि किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है इमरान खान साहब के खिलाफ? देखिए, ये स्टेटमेंट जो दी है इमरान खान साहब ने, मेरे ख्याल में ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दी है। इस किस्म की स्टेटमेंट देने से लोगों में पैनिक फैलता है, बुरी बात होती है, चाहे सियासी तौर पे उसके कोई मकासद हों। लेकिन जो जिस तरीके से स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि फौज को असर हो सकता है, न्यूक्लियर हमारे जो आर्सनल्स हैं उस पर असर हो सकता है और ये मुल्क में तबाही की तरफ जा सकता है, तो ये इसकी वजह से ये और मुल्क टूट सकता है, जिस तरह उन्होंने कहा है। तो उस सूरत में तो जो सेक्शन 24 है पाकिस्तान पीनल कोड का, सेक्शन 24A वो पीनल कोड का, जिसमें कि अगर इस किस्म की कोई बात की जाए, कुछ ऐसी बात की जाए, तो वो सेडिशन के अंडर आता है। तो सेडिशन, तो अब जो स्टेटमेंट दी है अगर उसको डिटेल से पढ़ा जाए तो लगता तो ऐसे ही है कि केस तो फाइल हो जाएगा, वो बाद में प्रूव होगा कि नहीं होगा इसके मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहसूरत केस तो जो स्टेटमेंट दी है उसकी बिना पर ये केस तो फाइल हो सकता है। सही, केस फाइल हो सकता है। अच्छा सर, एक और मामला है तहरीक इंसाफ के 25 मई के मार्च पर भी गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि अदालत की जानिब से तफसीली फैसला सामने आया कि अदालत की जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया कि 7 दिनों में इदारे जो हैं वो इस तमाम तर मामले पर जवाब दें, तब जाकर जो है वो पता चलेगा कि तौहीन अदालत हुई या नहीं। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के मुताबिक इतना मवाद मौजूद है कि इमरान खान साहब को बुलाकर ये पूछा जाए कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है या नहीं। ये तमाम तर मामला कितना संगीन हो सकता है खान साहब के लिए या फिर गवर्नमेंट के लिए? देखिए, अब इसमें एक तो जो डिसेंटिंग जजमेंट है याहिया अफरीदी साहब की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा है कि सारे सबूत मौजूद है, लेकिन बाकी जो 4 जजेस हैं उन्होंने ये कहा है, उनको भी ये शुबा तो है या उनके सामने ऐसी चीजें हैं जिससे मालूम होता है कि ऐसी ये इसकी जरूरत है, ये हो सकता है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उसको फर्दर कंफर्म किया जाए दूसरी जितनी कंसर्न्ड बॉडीज हैं उनसे इंफॉर्मेशन ला करके। तो इस वजह से उन्होंने उनसे कहा है। तो ज्यादा वो 4 जजेस जो हैं
वो ज़्यादा केयरफुल हैं इससे पहले कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस भेजेंगे। या आफरीदी साहब जो है वो समझते हैं कि जो प्रूफ उनके सामने है वो काफ़ी हैं। लेकिन इसमें फ़र्क इतना ही है कि 4 जजेस जो है वो चाहते हैं कि थोड़ा और इन्वेस्टिगेट किया जाए, या आफरीदी समझते हैं कि इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ बाहर सूरत है अपनी जगह पर कि है, उसमें जवाब है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई थी। तो इसके लिहाज से मेरे ख्याल में जब आ जाएंगी रिपोर्ट्स तो उसके बाद ही फैसला होगा कि क्या होगा। अब देखना ये कि अदालत इस पर क्या फैसला देती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, देख ही रहे हैं आप तमाम तर सूरत हाल इस वक्त। खान साहब के कल के बयान पर हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों की जानिब से कहा जा रहा है कि हम एहतजाज करेंगे, फिर बगावत के मुकदमे के इंदराज के लिए हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। सर, खान साहब के बयान को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि गैर संजीदा बयान दिया गया है उनकी जानिब से, क्योंकि एक बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो उनको फॉलो करते हैं, एक बड़ी सियासी जमात के लीडर भी हैं, अगर वो इस तरह के बयानात देंगे तो उनके फॉलोअर्स उनको ही फॉलो करेंगे, तो ये कितना तशवीशनाक है आपके नजदीक? दुनिया तशवीशनाक तो डेफिनेटली है, लेकिन ये बड़ा शो कर रहा है कि बड़ी शदीद किस्म की जिसको कहते हैं डेस्परेशन है, जुझलाहट है। इमरान खान साहब हो या उनकी पार्टी के लोग हों, अब बड़ा वाज़ेह तौर पर तो बात समझ आ गई है कि जिस अंदाज से इस्लामाबाद आए थे, उसके बाद से जो सिट इन करना था, धरना देना था, प्रोटेस्ट करना था, वो उस तरह कामयाब नहीं हुआ। ज़ाहिर है इस पर भी उन्हें गुस्सा है। बहुत से वालों से हुकूमत ने भी ओवरडू किया, मोर ओवर किया, बेताशा तशद्दुद और वायलेंस की तरफ गए। टीयर गैस बड़ी जहरीली दहशतगर्दों वाली इस्तेमाल की गई, वो अपनी जगह पे है। लेकिन एक चीज़ है कि जो अहदाफ हासिल करना चाहते थे इमरान खान साहब, उनको हासिल नहीं हुए। उसके बाद से जो पकड़ धड़का का सिलसिला हुआ, मार दाड़, उसके बाद और डेस्परेशन उनमें आती रही। अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज, वो सीधी मैं बात कहूँ तो वफाद पाकिस्तान को, एक वन मैन बाजवा साहब को वो दे रहे हैं बार बार कि जी आप चीज़ों को अनडू करें, आप चीज़ों को ऐसा करें। राइट लेफ्ट से उन पर जिस अंदाज से तनकीद हो रही है, अब सवाल ये है कि क्या सारी चीज़ें अपनी मर्जी के हो सकती हैं? या ऐसा नहीं हो सकता? जिस तरीके से उनको मशवरे दिए गए, चाहे लीगल हिसाब से या सियासी लिहाज से, मेरा ख्याल है इस दफ़ा सोनिया कुछ अच्छा नहीं हुआ। कोई मशवरे ऐसे नहीं आए कि जिससे उनको सियासी तौर पर फ़ायदा पहुँचता। उल्टा आप देख लें, अब ये डबल जेबिटी हो गई। एक तरफ तो ये आ गया कि जी बगावत के मुकदमे की बात हो रही है, दूसरी तरफ तौहीन अदालत के भी आपने देख लिया, जिक्र किया 5 जजेस का। एक जैसे याजा साहब जो है वो कह रहे हैं जैसे याजा के नहीं, खासा मफाद मौजूद है। अब सवाल तो ये है कि अगर उनको बुला लिया जाएगा तो क्या हुकूमत तो चाहती है गिरफ्तारियाँ की जाएँ, एंगेज किया जाए। एक चीज़ सोनिया समझ आ गई है कि हुकूमत ने रुथलेस होने का फैसला कर लिया, और जिस अंदाज से राना सनाउल्लाह साहब गुफ्तगू कर रहे हैं तो बाकी लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि जी किसी सूरत में अब दोबारा उनको यहाँ आने नहीं देना, और वो तो धमकी दे रहे हैं राना सनाउल्लाह आके दिखाएं। और दूसरी तरफ इमरान खान समझते हैं कि उनकी सियासी साख को बचाने का एक ही तरीका है, एक दफा फिर जाया जाए। और चीफ मिनिस्टर महमूद खान के स्टेटमेंट को देखा जाए, वो तो कहते हैं तरह से आऊंगा, वो इनडायरेक्टली ये भी कहते हैं कि भाई ठीक है, आप जोर से रोकने की कोशिश करेंगे तो हम भी जोर लगा के कुछ चीजें इनडायरेक्टली यही कि जी हम कैश रोक के आएंगे सारी चीजें। मेरा कहना है सोनिया मामला बहुत ठीक है। मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। जनरल साहब, आप कैसे देखते हैं तमाम तर सिनेरियो को? इमरान खान साहब का कल का बयान, इससे पहले भी हमने देखा कि वज़ीर आला KP की जानिब से जो बयान दिया गया, फिर असलहा रखने का खुद एतराफ़, फिर कल का बयान जिस पर ज़ाहिर है बड़ी तशवीश पाई जा रही है। जो हल्के हैं, दीगर हल्के हैं, सियासी हल्के हों चाहे अवाम हो, तो सर एक डेंजरस सिनेरियो की तरफ हम जा रहे हैं। और ये सियासतदान जो हैं अपने सियासी मफाद के लिए क्यों इस तरह के बयानात देते हैं? ये मुल्क किस तरफ जाता देख रहे हैं आप सारी सूरत हाल? जी देखें सोनिया, इसमें तो कोई शक नहीं कि आज हमारे मुल्क के अंदरूनी जो सियासी हालात हैं वो बहुत ज़हर आलूदा हैं, और नंबर 2 हमारी इकानमी की पोजीशन भी जो है वो काबिल रश्क नहीं है। ये तो ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं है, मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं है, और अल्लाह का करम है एक आइन मौजूद है और एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, अदालतें काम कर रही हैं, पार्लियामेंट चल रही है। ये तो एक खुशाइन बात है। और अभी जो हुकूमत आई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुकूमत आई है, जिसके ऊपर अदालतों को भी कोई इतराज नहीं है। तो मेरे ख्याल में ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब को चाहिए कि वो बसीरत का सबूत दें, दानिश्वरी का सबूत दें, रिकंसाइल करें
वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान अगर वो हैं तो पाकिस्तान है। वो जब कहते हैं सही फैसले करें तो वो एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि कोई ऐसा तरीका करें कि मुझे वापस आ जाना चाहिए, मैं हूं और पाकिस्तान हो तो ये सही फैसला होगा। देखिए, उनको ये एहसास नहीं है कि जब आप प्रीमेच्योरली इंडक्ट हुए और आपके साथ सारे लोगों को मिलाया गया, इंडिपेंडेंट्स को, इत्तेहादियों को, और फिर भी 7-8 वोटों से आपकी हुकूमत बनी, तो वो समझते हैं वो सही फैसला था। कि जहां आरबीएस सिस्टम डाउन हो गया, ये जो अपोजिशन का एक व्यू पॉइंट है अगर उसको माना जाए तो वो डन। फिर जब आप नहीं भी चला सके तो आपकी हुकूमत चलती रही और नो कॉन्फिडेंस के फेवर में नहीं थी अपोजिशन उस वक्त। वो समझते थे कि ये अपना इजहार करें वरना इनके साथ हमदर्दी आ जाएगी। वो भी ठीक है जनरल साहब, आपका पॉइंट आ गया। राजा आमिर अब्बास साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप सूरत हाल को किस तरफ जाता देख रहे हैं? एक तरफ हम देख रहे हैं तौहीन अदालत की अलग तलवार खान साहब पर लटक रही है, फिर कल का ये बयान, फिर इससे पहले जो वज़ीर आला केपी का बयान, इमरान खान साहब का असलहा रखने का बयान। आपको नहीं लगता कि मामलात खतरनाक होते जा रहे हैं इनके लिए? देखिए, मामलात खतरनाक हो रहे हैं लेकिन उसकी वजूहात कुछ और हैं। उसकी वजूहात ये है कि कल के जो बयान आप कह रहे हैं, जो एक उन्होंने प्राइवेट टीवी को इंटरव्यू में दिया, उसको अगर पूरा मुकम्मल आप इंटरव्यू देखेंगे और ये जो तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पीसेस दिखाए जा रहे हैं सैको सबाक से हट के, इमरान खान साहब ने, मैंने वो प्रोग्राम देखा है, बात क्या की है कि जनाब इस मुल्क में अब जो इकॉनमी की कंडीशन है, वो इकॉनमी की कंडीशन पिछले 1-1.5 माह में नहायत नीचे आई। अगर आप डॉलर को देखें तो इतना ऊपर चला गया, अगर आप पेट्रोल को देखें एक गो में 30 रुपये बढ़ गया, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ रही है। तो उनका कहना इसमें था कि अगर यही मौशी बदहाली रही तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि IMF के हम शिकंजे में इतनी बुरी तरह से आ जाएंगे। और अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, तो अगर कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है सोनिया, तो फिर ये है कि जो बैरूनी ताकतें होती हैं वो उस मुल्क के को बेल आउट करने के लिए उसमें इंटरफेरेंस करती हैं। और जो उन्होंने बात किया कि जनाब जब आप डिफ़ॉल्ट अगर खुदा न खास्ता कर जाएं या पैसे नहीं होंगे, तो जो आर्मी की बात उन्होंने की, क्योंकि आर्मी का जो बजट है वो देखिए कहाँ से आता है। यानी उन्होंने ये कहा आमिर अब्बास साहब कि एस्टैब्लिशमेंट ने अगर दुरुस्त फैसला ना किया तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो सकते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। यानी कि सही फैसला वो इसको कह रहे हैं कि इनको हटा के मुझे लाया जाए, फिर सही फैसला होगा। बिल्कुल गलत बात, ये उन्होंने बात की नहीं। उन्होंने कहा कि अब आप सुन लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम दे ताकि लोगों को पता चले ये गलत तासुर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनाब आर्मी का जो बजट है वो अगर पैसे नहीं होंगे तो आप बजट कहां से देंगे, सबसे ज्यादा पैसे, तो इस वजह से फौज को नुकसान होगा कि बजट पूरा नहीं होगा, फौज को नुकसान होगा। उसके बाद उन्होंने कहा डिफॉल्ट करते हैं बैरूनी ताकतें। उन्होंने एक मुल्क का हवाला दिया, यूक्रेन का हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि यूक्रेन को उन्होंने वहां से डीन्यूक्लियराइज किया। कैसे किया? क्योंकि उनके पास नहीं थे और वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को, लेकिन ये भी कहा जा सकता था एक सेकंड प्लीज सुन तो ले, ठीक है। उनको ये कहा गया कि वो डीन्यूक्लियराइज हुए और जब उनके न्यूक्लियर वेपन चले गए तो उसके बाद आपने देखा रशिया भी इन्वेजन कर रहा है, और उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मनों का ये एजेंडा है। जो हमने भी देखा कि बलूचिस्तान में वो पहले भी इंसर्जेंसी करा रहे थे, तो खुदा न खास्ता ये बात हो सकती है। तो ये कतन कोई ऐसी बात नहीं कि जैसे शाइख उस्मानी साहब ने, ऑल्दो उन्होंने सेक्शन का हवाला गलत दिया, 24A नहीं है, 124A है सेडिशन का, तो उन्होंने ये फैक्ट्स सामने रखे। तो किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से ये कोई केस सेडिशन का या गद्दारी का नहीं बन सकता, और ये तमाम उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज लोगों के सामने ठीक है। आपका पॉइंट आ गया नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है इमरान खान साहब की जानिब से जो बयानात दिए जा रहे हैं, या दीगर लोगों की तरह जैसे वज़ीर आला केपी की जानिब से बयान दिया गया, आपको लगता है कि इस तरह के बयानात से खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जवाब दे रही है गवर्नमेंट को कि उनके खिलाफ मुकदमे बने या फिर गिरफ्तारियां हो? सोनिया, देखें, इसको इस तरह थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की। मैं राज साहब को भी सुन रहा था,
बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे बात साहब भी। देखिए बात यह है कि हर चीज़ का एक वक्त और टाइमिंग होती है। आपने कभी नोट किया है कि इमरान खान साहब ने इससे सख्त वक्त शायद पहले नहीं देखा, लेकिन बहुत सख्त वक्त भी देखा उन्होंने। जब PMLN की हुकूमत थी, जिस तरह धरने देखे और कुछ हुआ, उन्होंने कभी इस तरह के बयान नहीं दिए। इस तरह के बयान देने की वजूहत क्या है? देखिए ना, ये बड़े कम लोगों ने इस तरह के बयान दिए हैं कि जी खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर था चले जाएंगे। और सबसे पहले सेनेटर अनवर बेग ने दफा कहा था कि जी $102 बिलियन से हमारा अगर कर्जा ऊपर जाएगा तो फिर डिक्टेट्स होंगी तो सारी दुनिया की, और फिर लोग हमारा न्यूक्लियर असला लेके चले जाएंगे। ये इस तरह की बातें करने का वक्त नहीं है। और ये कहना कि जी 3 टुकड़े हो जाएंगे खुदा ना खास्ता, इसकी भी कहने की जरूरत नहीं। दुनिया में अगर याद कराऊं आपको कि इस तरह के बयान मरियम नवाज और नवाज साहब दिया करते थे। आपको याद है वो आपको जो बैनुल-अक़वामी इंसाफ की अदालत में जो बयान हिंदुस्तान के वकील का था वो किस तनाज़र में था, जो कुलभूषण यादव के मामले में एक ही चीज़ उनके पास हाथ में थी, वो नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट जिसमें कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो क्यों नहीं मुजरमों को वापस करता हिंदुस्तान को जो कब्बे धमाकों में मुलविस है। अब देखें एक ही बात उनके पास थी, कुछ नहीं था। तो मेरा ख्याल है लीडर ऑफ दी ओपोजिशन के लिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए ये बात बिल्कुल नहीं सही थी कि वो इस तरह की बातें करें। ये मुझे समझ आ रही है, ये उनको गुस्सा शायद किसी हद तक जायज़ भी हो सकता है उनके साथ जो हुआ, उनकी पार्टी के साथ हुआ, आम आदमी के साथ हुआ। एक तो बहरहाल दाग धो दिया उन्होंने कि ये बर्गर रहे हैं, और जनाब ये जिसको कहना चाहिए बर्गर फैमिलीज हैं, और ये जिस तरीके से सामने आते हैं ये भाग जाएंगे, वो नहीं हुआ। बच्चों बूढ़ों ने मुकाबला किया, बताया कि नहीं भी ऐसी बात नहीं है, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस वो दिखा सकते हैं। दूसरी तरफ ये उनका धरना कामयाब नहीं, तो उसके बाद जो है ना वो सारा कुछ ये हुआ। दोबारा भी आएंगे, ये पॉलिटिकल लोगों की जिंदगी में इस तरह के वाकयात होते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है सोनिया, ये अगर सेडिशन या बगावत का मुकदमा शायद ना बनता हो, ये इसको मोर ओवर करने वाली बात है या बहुत ज्यादा कम करने वाली बात है, लेकिन काबिल एतराज बात जरूर है। और फिर न्यूक्लियर हथियार की बात करना, खुदा ना खास्ता 3 टुकड़े हो जाना, ये टोटली अनकॉल्ड फॉर है। इनकी जरूरत ही नहीं थी। अपना तरीका, अपना बयानिया जो है ना वो वही रखे जो पब्लिक उनको एक्सेप्ट भी कर रही है। बहुत से हवालों से उनकी बात सुनी भी जा रही है, सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस तरह के बयान दे के आप किसी और का सर्वस जो है ना पर्पस सर्व कर रहे हैं, तो जो हमारे कहना चाहिए कि बॉर्डर के उस तरफ बैठे हुए लोग। ठीक है जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब सूरत हाल ऐसी है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं मौजूदा गवर्नमेंट के लिए। एक तो मुआशी हवाले से चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा इमरान खान साहब के हवाले से। अब गवर्नमेंट बात कर रही है कि उनके खिलाफ मुकदमा हम दायर करेंगे बगावत का। ऑलरेडी जो वज़ीर आला KP ने बयान दिया या असला होने का एतराफ़ किया इमरान खान साहब ने, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो सर क्या गिरफ्तारी के कोई इम्कानात हो सकते हैं, वहाँ तक सूरत हाल बन सकती है? और आपको नहीं लगता कि अगर कोई मुकदमा बनाते हैं या गिरफ्तारी तक मामलात जाते हैं फिर तो कशीदगी और बढ़ेगी, तसादुम और बढ़ेगा? या देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, ये हमारे दुश्मन तो हमेशा ये कहते हैं कि वो उनको अड़कता है, वो कहते हैं पाकिस्तान इतना रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है और हमारी जो ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है इस पे दुश्मन की नजर है। वो CPAC को भी रोल बैक करना चाहते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन आर्म फोर्सेस है, और इसको अपनी कौम की नजरों में गिरा दें या वीक कर दें तो पाकिस्तान क्रम्बल करेगा। ये दुश्मन की बातें। हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह के करम से पाकिस्तान एक मजबूत नेशन है। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हम बैसियत कौम हम दफा करेंगे अपने डिटरेंस का। हम कश्मीर काज के लिए करेंगे, हम CPAC को आगे चलाएंगे, और देयर इज नो क्वेश्चन के बाल्कनाइजेशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान की बात ये करें तो ये इस पैराए में हम कहते हैं कि इमरान खान साहब चूंकि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, तो ये गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं और इनको बिल्कुल से आपको सबाक से हटा के कोई पेश नहीं कर रहा। ये गलत है, ये इमेच्योर टॉक है, उनको ऐसी बात नहीं। और फिर जब वो ये कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं कि आप ठीक फैसले करें, तो ये क्या मतलब फैसले हैं जो कानूनी तौर पे आईनी तौर के ऊपर एक हुकूमत नो कॉन्फिडेंस करके आई आपको हटा दिया और वो अभी चला रहे हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कहते हैं इकोनॉमी डाउन हो रही है और डॉलर की प्राइस जो है वो बढ़ती है। और तो पॉइंट ये है कि अगर आप हुकूमत में होते तो सिचुएशन तो इससे वर्स्ट होनी थी। आपने तो पेट्रोल की प्राइसेस को ना सिर्फ ये कि फ्रीज किया बल्कि आपने 10 रुपए कम किया, तो अभी आपको अभी 40 रुपए या 50 ना बढ़ाते तो IMF वाले तो आपको साइन ना करते। यही सिचुएशन वो होनी थी और यही डेडलॉक होना था।
ये तो चेंज ही तब हुई है कि इकोनॉमी आपसे संभाली नहीं जा रही थी, मुल्क नहीं चल रहा था, बैनुल अक़वामी आइसोलेशन थी, मुआशी बदहाली का शिकार हो रहे थे, साइज ऑफ द इकोनॉमी गिर रहा था, पर कैपिटा इनकम नीचे थी, अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जा रही थी। तो दैट इज द रीजन के सब ने फिर सोचा कि जी हम इकट्ठे होके करते। ये हमारे लिए कोई खुशहाल बात नहीं थी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। पार्टी पाकिस्तान तब आगे तरक्की करेगा कि एक पार्टी मजबूती से आगे आए और उसको मैनिफेस्टो हो और वो 2/3 मेजॉरिटी की कोशिश करे, कोई भी पार्टी हो तो वो आगे चले। जनरल तो साहब सबसे ऊपर होना चाहिए तमाम के तमाम जो सियासी जमातें हैं उन सब के लिए। बहरहाल आमिर अब्बास साहब, अब ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत से प्रोटेक्शन मांग रही है लॉन्ग मार्च के हवाले से, लेकिन जो एप्लीकेशन जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर एतराज़ लगा कर आज वापस कर दिया अदालत की जानिब से। लेकिन अदालत क्या करे सर? इससे पहले भी हमने देखा कि अदालत गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अदालत की जानिब से क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि आप H9 में जलसा करें। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को भी कहा गया था कि आप रुकावटें हटा दें, लेकिन हमने देखा कि ना फॉलो किया गया इंस्ट्रक्शंस को गवर्नमेंट की जानिब से और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और अदालत ऑलरेडी कह चुकी है कि हम तो इस पर फैसला दे चुके हैं। ये रजिस्ट्रार ने एक ऑब्जेक्शन लगाया है और रजिस्ट्रार को अदालत नहीं कहा जाता, उसको जज नहीं कहा जाता, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव उसने ऑब्जेक्शन लगाया है जो कि अक्सर पिटीशंस जो आर्टिकल 184(3) में दाखिल होती हैं उन पे ऑब्जेक्शन लगता है, फिर उसकी चैम्बर अपील होती है और फिर जज साहब खुद उसकी हेयरिंग करते हैं एंड नॉर्मली उसमें यह होता है कि वो ओवर रूल कर दिया जाता है। नंबर 2, PTI सुप्रीम कोर्ट नहीं गई थी, इस्लामाबाद बार काउंसिल गई थी सुप्रीम कोर्ट में और जब वो पिटीशन चल रही थी वो गई थी कि जनाब लोगों का जो रास्ता है और उनको डिस्टर्बेंस होगी इस रैली की वजह से, इस मार्च की वजह से, और उसमें एक एप्लीकेशन इन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि जनाब घरों में चादर और चार दीवारी किया तकद्दुस नहीं किया जा रहा, लोगों को घरों में जंप करके लोगों को उठाया जा रहा है, पॉलिटिकल वर्कर्स को उठा रहे हैं MPO के तहत। और ना सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर्स को, आपने देखा होगा हमारी जज साहबा हैं रिटायर्ड जस्टिस नासरा इकबाल, उनका आपने देखा होगा, फिर PTI की ख़वातीन के आपने देखा होगा। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि कोई भी बात हो, ये कौन सा कानून इजाज़त देता है कि आप गाड़ियों को डंडों के साथ तोड़ते हुए, मेरे ख्याल में कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो उसने नहीं देखा, शीशे तोड़े हैं, डंडे मारे हैं। और ये एपिसोड इससे पहले भी गुल्लू भट्ट आपको याद होगा, उसने इसी अंदाज में ये कार्रवाइयाँ की थी। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला दिया और उसने कहा कि जो आईन पाकिस्तान है वो राइट टू मूवमेंट, फ्रीली मूव करने की इजाज़त देता है हर पाकिस्तानी सिटीज़न को। वो राइट टू असेंबली देता है कि आप असेंबल हो सकते हैं, और उसमें ठीक है वो बिल्कुल ऐसा राइट नहीं है कि आप अपनी मर्जी से, लेकिन ये आपका एक बेसिक राइट है। तो इसकी इन्फोर्समेंट के लिए गए और अगर आप वो फैसला पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि दोनों फ्रीकैन को, कि आप सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस किया कि जनाब इनकी तरफ से ये तो इमरान खान साहब डी चौक से वापस चले गए, जो ऐलान था उसके बारे में भी कहा, फिर उन्होंने कहा जो शेलिंग हुई, जो इतनी लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यू आमिर अब्बास साहब, अदालत की जानिब से कहा गया ना कि H9 में आप कर लें, फिर अदालत की जानिब से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो क्यों नहीं किया गया? इस पर आऊंगे। एहतशाम साहब गालिबन कुछ कहना चाह रहे हैं। एहतशाम साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? कह रहा था सोनिया जी, राजा आमिर अब्बास ने बिल्कुल बात सही कही है। तो जिस तरीके से ये वायलेंस का मुजाहरा किया गया, जिस तरीके से लोगों को मारा गया, घरों पे चादर और चार दीवारी जो है ना उसको भांग के, 80 साल बहू है उनके साथ हुआ, अल्लामा इकबाल की, इसी तरह बहुत सारे और लोग हैं, डॉक्टर यासिर साहबा हैं, 70 वर्ष से ज़्यादा उनकी एज है, और बहुत सारे लोग हैं। ये तो किसी तरह भी नहीं है जो तशद्दुद का मुजाहरा किया गया, पकड़ दकड़ का मुजाहरा किया गया और जिस तरह से झूठे मुकदमे कायम किए गए, ये तो डेस्परेशन हुकूमत के पार्ट पे भी है, घबराई हुकूमत भी है। उनको ये है कि किसी तरीके से कामयाब नहीं होने देना इमरान खान को, हर तरह का जो है ना वो हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं से कोई एनकरेजमेंट तो हो रही होगी, वरना इतने, मुझे भी अंदाजा है कि इस हद तक जाने वाले कहाँ हैं और लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, 90s की दहाई में ये पीपल्स पार्टी और PMLA एक दूसरे को फिक्स करते रहे हैं, लेकिन आज के हालात जिस तरीके से बता रहे हैं वो बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा कर रहे हैं कि जो
जिस तरीके से इमरान खान साहब की तारीख को रोकने की कोशिश की है तो बिल्कुल गलत किया गया, इसमें तो दो राय है ही नहीं है। एक आइन और कानून के दायरे में रह के पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे, उसको करना चाहिए था, उसको रोका गया, बिल्कुल गलत। अब सवाल यह है कि जी उसके बाद क्या है? उसके बाद राय साहब एक चीज है कि ये आपको मुझे बात माननी चाहिए कि गलत क्या सही, शद्दत करके जैसे भी किया उन्होंने इमरान खान साहब के इस धरने को रुकवा किया, उनको वापस जाना पड़ा। ठीक है, वो ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा इस पे वायलेंस होना था, लड़ाई होनी थी और खुदा ना खास्ता नारकी पैदा होती, सिविल वॉर होती, तो इसलिए मैं चला गया वापस। लेकिन अब वो दोबारा कब आएंगे? 6 दिन का आप देख लें, अल्टीमेटम खत्म हो गया, कब आएंगे कब नहीं आएंगे ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन आएंगे, तैयारी करके लगता है जरूर आएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत भी तुली है कि हर तरह से उनको उन्होंने रोकना ही रोकना है। तो मेरा ख्याल है कई हवालों से इस वक्त चाहिए है कि वो बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल, दोनों तरफ से। हुकूमत भी जो ज्यादा ओवर कर रही है, एक्सेसिव का मुजाहरा कर रही है, तरीके से। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। आमिर अब्बास साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिए, फिर मैं जनरल साहब की तरफ जाऊंगी। जी देखिए, उसके बाद आपने देखा होगा जो राइट टू मोमेंट की बात हो रही थी, मेरे ख्याल में इतने कंटेनर्स जो लगाए गए, और ये सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं था कि इस्लामाबाद में रोकना है। आप देखें लाहौर में क्या हुआ, आप देखें कराची में क्या हुआ। लोगों ने देखा टीवियों में, लोगों ने देखा सोशल मीडिया में कि किस अंदाज में लोगों को राइट टू मूवमेंट को रोका गया। आप क्यों रोक रहे थे कि लोगों को आप आने नहीं दे रहे थे? आपने देखा कि जनाब मोटरवे को बंद कर दिया, लोगों के मरीज थे, लोगों ने जाना था, मोटरवे बंद, जीटी रोड बंद, अटक का पुल बंद। भाई ये किस लिए सब कुछ हो रहा था? और जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला, मैं खुद बैठा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब इमरान खान ने तो 30-32 जलसे किए हैं, किसी एक में एक गमला तक नहीं टूटा। आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब उन्होंने कोई तशद्दुद करना था या चीजें करनी थी? लेकिन इमरान खान साहब ने एतराफ भी किया ना, आमिर अब्बास साहब के असलहा मौजूद था और तसादुम का खतरा हो सकता था। अब इसी बात को जवाज बना रहे हैं वजीर दाखिला, इस पर कमेटी भी वो बना रहे हैं। होता है, आपके इल्म में है कि अगर वजीर आजम वहां के गिलगित बिल्तिस्तान के हैं, अगर वहां पे सीएम हैं केपी के, तो उनके साथ असला भी होता है, उनकी सिक्योरिटी होती है, उनकी मूवमेंट के बारे में पुलिस साथ होती है कि उनको रोका ना जाए, तो ये असला मौजूद होता है। मैं जनरल साहब का भी पॉइंट ले लेती हूँ। जनरल साहब, आप क्या कमेंट करेंगे इस सारी सूरत हाल पर? अभी आमिर अब्बास साहब कह रहे हैं कि रोका गया, नहीं रोकना चाहिए था। दूसरा सर, इमरान खान साहब का एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, असम्बलियाँ डिसॉल्व की जाएं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सख्त मुआशी फैसले भी कर रही है और गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम मुद्दत पूरी करेंगे। इन हालात में आपके लिए आसान होगा मुद्दत पूरी करना, 2023 तक जाना इस सियासी अदम इस्तेहकाम के माहौल में? मेरे ख्याल में श्योर आपका पूरा अपना टेन्योर ये करेंगे और जब मौजूद समझेगी पार्लियामेंट उस वक्त ये इलेक्शन कराएगी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि नहायत ईमानदारी से जब हम कौम एक मुश्किल हालात में हो तो हमें सच्ची बात और बेहतर बात करनी चाहिए। देखिए, इमरान खान साहब के डजन्स ऑफ जलसे हुए हैं, जहां उन्होंने चाहा वहां जलसा किया इस हुकूमत के दौर में, और जो मुंह में आई वो कहा। और न सिर्फ ये कि उनको फैसिलिटेट किया गया, उनको सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन दी गई। सो मूवमेंट की और स्पीच की आजादी तो है। अभी ये जो मार्च का था, इसकी बातें हो रही थी, खूनी मार्च, इसकी बातें हो रही थी कि हम जाएंगे और वहां से हम हुकूमत को बदला के उठेंगे, हम चाहेंगे कि असेंबली टूटे, हम ये करेंगे। और फिर एक माजी की मिसालें सामने थी कि रेड जोन में जब दाखिल हुए तो पीटीवी के ऊपर हमला हुआ, कोर्ट्स आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बैकडोर से जा रहे थे, पार्लियामेंट का मसला था, वहां था, पुलिस के लोगों को मारा और इतनी धमकी दी कि हम टांगे तोड़ देंगे, आईजी जो इस तरह करेगा वो करेगा। तो जब इस जोशो खरोश के साथ आप उधर से आ रहे हो तो हुकूमत वक्त ने लोगों की जानो माल की हिफाजत करनी है। इस्लामाबाद एक ऐसी जगह है जहां आपके एम्बेसीज भी हैं, जहां आपके दफातर हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने इस तरह प्रिकॉशनरी ये कोशिश की है कि जी हम इसका टेम्पो कम करें और ये इस तरह ना कर सके कि यहाँ आके अगर लेटर से कि 1 लाख बंदा होता, वो तो 20 लाख की बात कर रहे थे और वो कंट्रोल से बाहर हो जाते, तो फिर आप क्या करते? आप यहाँ गोली चलाते, लोगों को मारते। तो दैट इज द रीजन कि उन्होंने टेम्पो तोड़ा। बट आई वुड सजेस्ट कि इमरान खान साहब मुल्क के मफाद में पार्लियामेंट के अंदर आ जाएं, गवर्नमेंट को टफ टाइम दें, लेजिस्लेशन के अंदर अपना व्यू पॉइंट दें और मुल्क को आगे चलने दें। ये इलेक्शन ईयर है, 4 महीने के बाद भी तो 6 नहीं तो 8 महीने के बाद इलेक्शन तो होने हैं और आपको बहुत ज्यादा तैयारी करनी है। वो गलतियां जो माजी में आपने की है उनको ठीक करें, टीम को बेहतर बनाएं, मैनिफेस्टो ऐसा हो जो अटेनेबल ऑब्जेक्टिव हो। ये करोड़
नौकरियों और 50 लाख घरों की बजाय और 10 बिलियन ट्रीज की बजाय आप वो करें जो आप कर सकते हैं और उसके ऊपर अमल भी करें। तो मेरे ख्याल में हम सब पार्टीज के लिए है और हुकूमत के लिए भी ये है कि कभी भी जो आपने बात शुरू की कि रूथलेस एक्शन लेंगे, आई डोंट थिंक सो कि ये रूथलेस एक्शन लेंगे, लेकिन ये कोशिश जरूर करेंगे कि मुल्क के अंदर अमन हो और ताकि माशी तौर के ऊपर हम आगे मूव कर सकें इंशाअल्लाह। और आप ठीक है जनरल साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा एहतशाम साहब, कल मैं देख रही थी CNN को इंटरव्यू दिया है हमारे वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने। उन्होंने कहा कि रूस पर पाबंदी है इसलिए हम तेल नहीं खरीद सकते, गंदम खरीद सकते हैं। तो इस तरह की कोई सैंक्शंस ऐसे तो नहीं है, आप कैसे देखते हैं इस तरह की सैंक्शंस? दुनिया देखिए, गंदम पे तो बिल्कुल नहीं है। बैकी एंडरसन को जो CNN को इंटरव्यू दिया उसमें कई हवालों से मिफ्ता साहब ने अपना पुराना स्टेटमेंट तब्दील किया है। देखिए, बात यह है कि गंदम इंपोर्ट चाहे यूक्रेन से करनी है, रशिया से करनी है, वो तो खाने पीने की चीज़ों पे, कमोडिटी पे कोई पाबंदियाँ नहीं है। दूसरा, ये पाबंदियाँ दो तरह की है। एक यूनाइटेड नेशन की पाबंदियाँ होती है, एक अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की पाबंदियाँ होती हैं। अब स्टेट डिपार्टमेंट की पाबंदियाँ ज़्यादा हैं इस हवाले से। और आप देखें इसके चाइना जो है ना वो इनको नहीं मानता, या उनको नहीं मानता। श्रीलंका देखें, तेल उनसे अब ले रहा है 30% क्या कहते हैं कम प्राइस पे। तो मेरा ख्याल है हमें भी लेना चाहिए, हिंदुस्तान भी ले रहा है। सवाल तो यह है कि बड़ी हद तक ये जो काम हुआ था, इसको चाहिए था कि इस गवर्नमेंट को आके ये फॉर्मलाइज करते, मामलात को बेहतर करते रशिया के साथ। हमने कोई रशिया से कोई लड़ाई करनी है, लड़ाई उनकी है, जो मर्जी करें। हमारे ताल्लुकात भी है चाइना और रशिया की। आप देख लें ट्रेड कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, बावजूद इस बात के कि जो जिस तरीके से यूक्रेन में मुदाखलत की, रशिया ने कब्जा करने की कोशिश की, एक स्टेटमेंट नहीं दिया चाइना ने इस बात के खिलाफ। रशिया को कंडेम नहीं किया उन्होंने, तो इंडिया उन्होंने कंडेम नहीं किया। जो 35 ममालिक थे यूनाइटेड नेशन में से, उनमें जो 35 ममालिक जिन्होंने अब्सटेन किया था उनमें इंडिया भी था शामिल, पाकिस्तान भी था। कम है, आपका पॉइंट आगे। जनरल साहब, आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? गुज़िश्ता रोज जो इंटरव्यू दिया गया मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से। मैं बड़ी क्विकली ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, रशिया एक इम्पोर्टेंट मुल्क है और आई थिंक कि उसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। और यही बात फॉरेन मिनिस्टर ने जाके डिफेंड किया है कि प्राइम मिनिस्टर का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का दौरा था वो ठीक था। अभी आप देखें, ये सैंक्शंस की बात है, वो उन्होंने कहा था कि अगर ये सैंक्शन है तो ये, लेकिन मिफ्ता ने बड़ी दयानतदारी से ये कहा कि पिछली गवर्नमेंट ने लेटर तो लिखा हुआ है लेकिन उस लेटर की रिस्पांस हम अवेटेड है। आप ये देखें कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात थी। मैं ईरान पाकिस्तान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप का चेयरमैन रहा हूं। हमने पूरा जोर लगाया, उन्होंने कहा किसी बैंक के थ्रू भी आप मूव करेंगे तो हम आपके ऊपर पाबंदियां करेंगे और ट्रेड के ऊपर भी पाबंदियां हैं। तो इधर अगर पाबंदियों के बावजूद हम अपनी कोशिश जरूर करनी चाहिए और आई कैन अश्योर यू के करेंगे। अगर हमें 30% सस्ता मिलेगा तो पाकिस्तान को उसमें फायदा है, गंदम हो या ऑयल तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आई अश्योर यू कि पाकिस्तान, हमारी जो हुकूमत है वो अप्रोच करेगी रशिया के साथ, और जहां से भी हमें मुल्क के फायदे की कोई बात होगी वहां वो करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है एहतशाम साहब, क्विकली मैंने आमिर अब्बास साहब की तरफ भी जाना है, लास्ट मिनट है। मैं कह रहा हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत जो है, ये मौजूदा 20 हम अपना 10 पार्टियों की ये फैसला नहीं करेगी, किसी सूरत में फैसला नहीं करेगी। अमेरिका को नाराज होगा, लिहाजा उन्होंने कभी भी नहीं करना कि तेल और गन्नों वहां से इम्पोर्ट की जाए रशिया से। देखिए, बिल्कुल ये लगता है बात ये हो रही है कि सैंक्शंस अगर अमेरिका की है, अभी जनरल साहब ने बात की पाक ईरान की, हाँ। धमकियां कौन देता है? अमेरिका देता है। और यही बात इमरान खान कर रहे हैं कि हमने अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी है तो हमने पाकिस्तान का फ़ायदा देखना है। मिफ्ता ने कहा कि क्लियरली कहा उसने कि जी चूँकि तेल पे पाबंदी है, तेल पे कोई पाबंदी नहीं, यूरोपियन यूनियन ले रही है और माँ सिवाय 4 ममालिक है जिसमें US, UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है, तमाम ममालिक वहां से तेल ले रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये कह रहे हैं कोशिश हो रही है तेल लेने नहीं की। आप देखिए ना, आपने भी वो स्टेट बयान सुना, हमने भी सुना, उसमें कहीं लफ्ज नहीं था कोशिश हो रही है। उन्होंने क्लियरली कहा जब तक ऑयल पे सैंक्शंस हैं हम ऑयल नहीं लेंगे, गंदम की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये वही स्टांस है कि इससे पहले तो कहा जाता था कि जी कोई ऐसी बात ही नहीं थी, और उससे पहले कहा जा रहा था कि कोई इनके, अब तो वो लेटर्स भी सामने आ रहे हैं। तो बात ये है कि असल में हमने फोकस करना है, चाहे पहली गवर्नमेंट थी चाहे ये थी, कि अगर तो डायरेक्शन सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की मफादात को देखा जाए और ये नहीं हो कि जनाब हम डिक्टेशन ले वहाँ से, और अगर डिक्टेशन
नहीं लेंगे, अपने डिसीजंस लेंगे, ठीक है। फ्री एंड फेयर डिसीजंस लेंगे, ठीक है। भले से अमेरिका ठीक है, ऐसे नाराज हो। डिसीजंस लेने चाहिए जो मुल्क की मुफाद में हो। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब और सीनियर कानूनदान एनालिस्ट राजा आमिर अब्बास साहब प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।